नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वार्ता प्रभात जनता की आवाज़ में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, हम एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, वो हमने शुरू कर दी है। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था भारत की राजनीति को समर्पित था वो, और बिहार, खासकर बिहार जो अभी हुए बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए थे, उनको लेकर के एक विश्लेषण था। तो आज हम एक नया विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण उस चीज़ का करेंगे जो अभी हाल ही में सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली में लाल किले के पास एक कार बम विस्फोट होता है। बहुत ही दुखद, बहुत ही अमानवीय कृत्य किया गया। इसको लेकर के एक जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, वो है इस चीज़ को जिन्होंने, इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया, वो एक कोई आम जनमानस नहीं है, या वो आम लोग नहीं हैं, या वो गरीब तबके के लोग नहीं हैं। वो लोग ऐसे हैं जिनको हमारे समाज में बहुत सम्मान दिया जाता है, वो है डॉक्टर, चिकित्सक। और ये एक आतंकवाद का एक नया स्वरूप सामने में आया है, जिसमें कि बहुत ही पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर जैसे लोग इन चीज़ों में लिप्त पाए गए। बहरहाल हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जितनी भी हैं, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उससे एक दिन, 2 दिन पहले फरीदाबाद के कुछ जगहों पे, एक खासकर एक गांव में के आसपास लगभग 3000 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया गया। शुरुआत इसकी होती है कश्मीर से। मैं आपको लेके चलता हूँ कश्मीर, क्योंकि इसका परिप्रेक्ष्य जानने की आपको आवश्यकता है कि मूल कारण क्या था इसका, और कहाँ से ये जो जांच है ये शुरू हुई। इसकी शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। उनको शायद कुछ खुफिया जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, जो भी उनके विश्वसनीय सूत्र होंगे समाज के अंदर है। तो उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, उसको डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई। तो कई खुलासे सामने आए जो हमारे लिए चौंकाने वाले थे। तब तक ये घटना जो है एक मीडिया में नहीं आई थी। किसी भी मीडिया चैनल, बड़े, मैं टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ, या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, पब्लिकेशन हाउसेस, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे परतें खुलती गई, और उनसे जो इन्होंने सुरक्षा एजेंसियों ने जानकारी प्राप्त की, उसमें फिर उन्होंने फरीदाबाद से कुछ डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी, जिसको कि जिम्मा दिया गया था कि आप महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस टेरर मॉडल में शामिल कीजिए। तो कुल मिला के ये हो रहा था। तो 1-1.5 दिन बाद शाम को एक धमाका होता है, जिसमें कि उस समय तुरंत 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 के आसपास लोग जख्मी हुए। बाद में जो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे, जख्मी हुए थे, उनमें से भी कई लोगों की अकस्मात जो है मृत्यु हो गई, जो एक बहुत ही दुखद चीज़ है। ये एक बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है। उसके पश्चात क्या? उसके पश्चात पाकिस्तान में हड़कंप मचना लाजमी था, और वहाँ लोग कहने लगे, बहुत सारे आपने भी देखे होंगे उनके यूट्यूब चैनल्स या उनके मीडिया चैनल्स की, भारत अब हमला करेगा, भारत तब हमला करेगा। लेकिन हमको एक
प्रधानमंत्री का वक्तव्य याद रखना चाहिए। अभी मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, तब प्रधानमंत्री जी ने खुद देश को संबोधित करते हुए कहा था, इसको हमने अस्थायी रूप से स्थगित किया है, ये ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और यदि भी पाकिस्तान द्वारा कोई भी आतंकवादी कृत्य किया जाएगा उसको हम युद्ध का ही मानेंगे, उसको कहते हैं युद्ध का कृत्य, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। और भारत इस बार बहुत अंदर तक वार करेगा। कई दिन बीत चुके हैं, सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई है, परत दर परत खुलती जा रही है और काफ़ी लोगों को डिटेन भी किया गया है और उनसे सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही है, क्वेश्चनिंग की जा रही है उनको। बहुत सारे लोग इसमें उठाए गए हैं। बहरहाल ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। मूल रूप से हमारी जो जिज्ञासा है वो इस चीज़ में होनी चाहिए कि कब तक भारत इन चीज़ों को सहता रहेगा। आतंकवाद कोई नया नहीं है, हम देख रहे हैं आतंकवाद की शुरुआत बहुत पहले पंजाब से हुई, उसके बाद ये जहर कश्मीर में फैला और उसके बाद ये भारत के कई शहरों में धीरे धीरे फैलता गया। कुछ सरकारों ने इस पर कदम भी उठाए और मौजूदा सरकार ने तो अंदर जाके हमले भी किए, लेकिन उसके बाद क्या भारत, हमको ये प्रश्न अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, क्या भारत ऐसे ही सहता रहेगा? क्या हमारे लोगों की जानें इतनी सस्ती है कि कोई भी आके हमको मार के चला जाता है, हम थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको हमें एक बार ये सोचना चाहिए कि हमको इससे एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ और ले जाना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन मतलब इसका एक स्थायी समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर शोध होना चाहिए कि हम कैसे इसको ख़त्म करें। जब हमको ये मालूम है ये कहाँ से संचालित होता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी क्या मजबूरी है जो हम ये नहीं कर पाते। हम यदि सक्षम हैं, हमारे पास सेना, वायुसेना, नौसेना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे पास आर्म्स एमिनेशंस की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बड़े बड़े स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं, हमारी आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी सेना जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में काम करती है, तो हम ये सब क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या हमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है? ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम ये पीछे देख चुके हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने कड़े निर्णय लिए हैं और उन्होंने निर्णय लिए हैं उनका रिज़ल्ट भी आया है। लेकिन क्या हम ये छुटपुट जो ऑफेंसिव होते हैं फिर हम डिफेंस में क्यों आ जाते हैं? मेरे हिसाब से इसको वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए और आगे हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, एक बात याद रखिए, जब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे कोई डेवलपमेंट, कोई प्रगति या विकास जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं हो पाएगा। उसमें जो है बाधा आएगी, बाधा उत्पन्न होगी और वो डिरेल होता जाएगा। तो इसलिए इस मुद्दे को सिरे से इसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए और एक बार ही इसको सेटल करना चाहिए।
जिन्होंने भी ये अमानवीय कृत्य किए हैं, जो भी पकड़े गए हैं, उनको ऐसी सज़ा कोर्ट के द्वारा मिलनी चाहिए कि ये बाकियों के लिए एक उदाहरण बन के रह जाए, ताकि जो भी कभी कोई भूले भटके इस तरह की कृत्य करने की सिर्फ सोचेगा तो उसकी जो है आत्मा कांपनी चाहिए। वो 100-200 बार ये सोचना चाहिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, किस देश के विरुद्ध करने जा रहा हूँ, ये स्पष्ट होना चाहिए। जैसे हमारे गृह मंत्री ने एक बयान भी जारी किया इस घटना के पश्चात कि जो भी इस घटना के पीछे है या जिन्होंने भी इसका संचालन किया है, उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि क्या प्लानिंग बन रही है, हम नहीं जानते क्या हो रहा है, लेकिन पीछे जैसे हुआ है, पिछली घटनाओं को याद करते हुए हमें ये आश्वस्त होना चाहिए कि सरकार कुछ न कुछ करने जा रही है बहुत बड़ा, और इस बार मुझे लगता है कि बहुत तीव्रता से करेंगे। क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, आने वाले दिनों में इसका पता लगेगा। तब तक के लिए हम कयास ही लगा सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सतर्क रहिए, अपने आसपास क्या हो रहा है इसकी जानकारी अवश्य रखिए, थोड़े जागरूक बनिए। कोई भी संदिग्ध आपको दिखता है तो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी सूचना दें। जो भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, उनका हमें बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए। यही एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की दायित्व है, ये हमें करना चाहिए। कोई भी घटना होती है उसको हमें यूं ही मजाक में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो कल उनके साथ हुआ आज हमारे साथ हो, कोई नहीं जानता कब क्या हो। और मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस संस्थानों से भी ये अपील करूँगा कि आप किसी को भी जॉब पे रखते हैं तो उसका जो भी सीवी आता है, जो भी वो बायोडाटा देता है अपना, उसकी पूरी तरह से जांच कीजिए। एक थर्ड पार्टी एजेंसी रखिए जो उसका पिछला रिकॉर्ड चेक करें, उसके बाद ही उसको आप अपने शिक्षण स्थान में या अपने जो भी संस्थान है उसमें जॉब पे रखिए। बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। जब भी कोई आता है आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, आप उसको जानते नहीं, चाहे किसी के रेफरेंस से भी आया हो, ये आपका कर्तव्य है। कई कंपनियां करती भी हैं, लेकिन इसमें बहुत अंदर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि कल आपका भी उस कृत्य में भले ही आप सम्मिलित ना हो, लेकिन आपका जो संस्थान है उसका नाम खराब होगा, लोगों का अविश्वास आप में आएगा। तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, सब लोग जागरूक रहिए, अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का साथ दीजिए। कहीं पे भी कोई ऐसा कृत्य होता है, कोई भी संदिग्ध आपको दिखता है तो तुरंत आप पुलिस को खबर कीजिए। यही एक जागरूक नागरिक का दायित्व है, और हमें ये समझना चाहिए कि हमको इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। हम कानून की मदद करें और खुद में भी जागरूकता लाइए। इसी के साथ आज के इस अंक में इतना ही। अगली बार अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे को लेकर के, एक नई खबर को लेकर के, उस पर विश्लेषण करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आपकी क्या सजेशंस हैं, आप कोई हमें सजेशन देना चाहें वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आपके पास कुछ जानकारी है वो भी साझा कीजिए। आने वाले दिनों में, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हम एक संवाद शुरू करेंगे जिसमें हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, वो अपने विचार रखेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे।
तब तक के लिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे इन वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल वार्ता प्रभात जनता की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वेबसाइट है www.wartaprabat.com, उस पर जाइए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, जल्द ही आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।